जय हिंद दोस्तों। एनपीआर की घोषणा हो चुकी है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम जनगणना के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके माध्यम से आप लोगों को बताया था कि जल्द जनगणना हो सकता है और ये घोषणा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। डेट भी क्लियर कर दिया गया है। 2 चरणों में पूरे देश में जनगणना किया जाएगा। क्या डेट है, कब से शुरू होगा, आपको क्या तैयारी करनी है, क्या बाहर में रह के काम करते हैं तो आपको घर पे रहना जरूरी है या जरूरी नहीं है, घर के सदस्य करा सकते हैं, कितने बार अधिकारी आपके घर पे जाएंगे, कैसे सर्वेक्षण होगा, क्या क्या चीज़ इसमें आपको बताना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है एनपीआर जनगणना। इसमें अगर थोड़ा सा भी त्रुटि रह गया या छूट गया आप तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये देश के नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है और इसी के आधार पर आपको सारी सरकारी योजना का लाभ मिलता है। यहाँ तक कि आपको कोई भी काम इसी के बेस पे होता है। जो भी गवर्नमेंट लाभ मिलना है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम मिलना है, जो भी गवर्नमेंट के लिस्ट में नाम होना है, यहाँ तक कि आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, अंत्योदय योजना, ये सारे लाभ इसी जनगणना पे निर्भर करता है। इसमें छूट गए तो आपका सारा चीज छूट जाएगा, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी आपका नहीं बन पाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जनगणना एक ऐसी जनगणना होगी जो 1931 के बाद पहली बार ऐसा होगा जो जातीय जनगणना होगा। इस जनगणना में हर व्यक्ति को अपना जाति भी बताना पड़ेगा। इससे यह होगा कि देश में पता चलेगा कि कौन सी जाति कितनी संख्या में। इससे पहले बिहार में जातीय जनगणना कराया गया था, लेकिन वो बिहार सरकार द्वारा कराया गया था। लेकिन ये भारत सरकार का जनगणना है जो हर 11 सालों में एक बार कराया जाता है। और इस बार आपको बता दूं कि ये लगभग 15 से 16 सालों बाद हो रहा है, क्योंकि 2020-21 में ही होना था, मगर हुआ यूं कि उस समय कोविड काल की वजह से, कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, बहुत सारे इलेक्शन आ गए। टलते टलते इस बार फाइनल घोषणा कर दिया गया है जो लास्ट डेट है और इसमें होना है। पहला चरण स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2026 से। अभी आपके पास पूरा 1 साल समय है। अब आपको बता दूं कि ये कहां कहां शुरू होगा। ये शुरू होगा पहला चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट किया जाएगा और इसको जल्द निपटा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो चरण स्टार्ट होगा वो पूरे देश में स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 से। और 1 मार्च 2027 से जो स्टार्ट होगा वो पूरे देश में एक साथ होगा और हर राज्य में होगा। एक बात और आपको बता दूं कि ये 16वां जनगणना, ये भारत में जो अब तक जनगणना हुआ है ये 16वां जनगणना होने जा रहा है। 15 जनगणना पहले हो चुका है। अब आपको बता रहा हूं कि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, क्योंकि इन सभी जगहों के ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग दूसरे राज्य में रह के कमाते हैं। चाहे वो दिल्ली हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, चाहे वो बेंगलुरु हो गया, चाहे कोलकाता हो गया, चाहे चेन्नई हो गया, कहीं भी हो गया, दूसरे शहर में रह के अधिकतर लोग काम के सिलसिले में, चाहे बिजनेस के सिलसिले में, चाहे मजदूरी के सिलसिले में लोग बाहर रहते हैं। अब उन लोगों को क्या होगा, या फिर जो लोग सऊदी कमाने गए हुए हैं, दुबई में रहते हैं, दूसरे कंट्री में, गल्फ कंट्री में जाके काम करते हैं, इन सभी लोगों के साथ क्या होगा, क्या उनको घर पे जाना होगा, जनगणना कराना होगा? क्योंकि जनगणना की प्रक्रिया तो 2-3-4 महीने चलती है। 2 बार 3 बार अधिकारी आपके घर पे आते हैं। एक बार पूरा लिस्ट तैयार करने आते हैं, दूसरा बार एक बार और सर्वेक्षण के लिए आते हैं, तीसरा बार में आपको फाइनल कर दिया जाता है। तो क्या रहना जरूरी है? नहीं रहेंगे तो कैसा होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनगणना में ऐसा कोई भी अनिवार्य चीज नहीं किया गया है जिसमें व्यक्ति को रहना जरूरी है। घर में रहना अनिवार्य नहीं है। जिस घर का आपका एड्रेस है उस घर पर अगर जनगणना करने के लिए अधिकारी जाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति मिलना चाहिए। जैसे आपकी मम्मी वहां पे होना चाहिए, या फिर पापा होना चाहिए, या फिर आपकी पत्नी रहना चाहिए, या फिर आपकी भाई रहना चाहिए। कोई ना कोई वहां पे निवास करते हुए मिलना चाहिए, बंद नहीं मिलना चाहिए। तो अधिकारी जो जाएंगे, जिनको कार्यभार दिया जाएगा, तो वो लोग जाएंगे। अब वो जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले घर का गार्जियन का आधार कार्ड मांगेंगे। उसके अलावा जितने भी सदस्य हैं सबका आधार कार्ड मांगा जाएगा। आधार कार्ड वो लेंगे नहीं, सिर्फ नंबर नोट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सारा चीज इंक्वायरी किया जाएगा कि आपके पास कितने घर हैं, आपके पास पक्का घर या कच्चा घर है, आपके पास शौचालय है या नहीं है, आपके पास कितनी खेती है, आपका फैमिली इनकम कितना है, आपका पर्सनल इनकम कितना है, आपके घर में सरकारी नौकरी वाले कितने हैं, आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं, इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं, आपके पास कार कितने हैं, आपके पास बाइक कितने हैं, यहाँ तक पूछा जाएगा कि आपके पास मोबाइल है कि नहीं, आपके घर में टीवी कितने हैं, फ्रिज है कि नहीं। मतलब हर चीजों का सर्वेक्षण किया जाएगा, हर चीज आपसे पूछा जाएगा। आपके जरूरत की चीज से लेके आपके प्रॉपर्टी कितने हैं, कहाँ तक है, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा।
और जो जो आप बताते हैं वो सारा चीज मेंशन करते रहेंगे और उसी के आधार पर तय करेंगे कि आप अमीरी रेखा में आ रहा है कि गरीबी रेखा में आ रहा है, मतलब एपीएल में आ रहा है या बीपीएल में आ रहा है, और उसी के आधार पर सरकार योजना का लाभ देती है। दूसरा क्या है, ये तय होता है कि अपने देश में कितने लोग अमीर है, कितने लोग गरीब है, और सभी के मिला के कितने टोटल आबादी है, कितने परसेंट लोग सक्षम है, कितने परसेंट लोग बेघर है, कितने परसेंट लोग मजदूर है, कितने परसेंट लोग नौकरी में है, कितने परसेंट लोग बिजनेस में है, कितने परसेंट लोग बेरोजगार है। सारा चीज उसी से तय होता है। इसीलिए एक एक चीज आपसे पूछी जाती है और हर चीज आपको बताना भी पड़ेगा। तो ये होता है जनगणना। तो रहना जरूरी नहीं है, घर पे जो व्यक्ति रहेंगे उनको आपको बता देना है कि आपसे जो भी पूछा जाएगा सच सच आपको बता देना है, ताकि देश में पता चल सके सरकार को कि कितने लोग किस हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठ बोल देते हैं, जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन रहता है, बोलते हैं कि 1 बीघा जमीन है। वो संपन्न रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं गरीब हूं, मैं तो मजदूरी करता हूं। ऐसे ऐसे करके भी लोग लिखा लेते हैं और बाद में क्या होता है, उनका नाम गरीबी रेखा में आ जाता है और वो सरकारी फायदा उठाने लगते हैं, बीपीएल वाले फायदा उठाने लगते हैं, आयुष्मान भारत का फायदा उठाने लगते हैं, सरकारी आवास योजना का फायदा उठाने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि सरकार को नुकसान होता है, सरकार का बजट डबल ट्रिपल हो जाता है। तो आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग सही है वो सही चीज ही लिखा है। भले ही पिछले जनगणना में आप गरीब थे, 2011 से 12-13 में जनगणना हुआ था, फाइनल रिपोर्ट आया था, उस समय आप गरीब थे, गरीबी रेखा में आपका नाम आ गया था, आपका अंत्योदय योजना बन गया था, आवास मिल गया, आपको आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया, अन्य योजना का लाभ आपने ले रहा था। लेकिन हो सकता है इस 10-12 सालों में आप संपन्न हो गए, आपके पास गाड़ी आ गया, आपके पास अच्छा घर हो गया, आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया, आपके पास करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, तो आप इस सभी योजना का लाभ मत ले। आप वहां पे लिखा है सही सही कि हाँ मैं संपन्न हो चुका हूं, संपन्न की लिस्ट में आ जाइए आप। इससे क्या होगा कि आज देश में 80-85 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, कम से कम उसमें कुछ कमी तो आएगी। अब आगे आपको यह भी चीज बता दूं कि आपका 2011-12 में ज्वाइंट फैमिली था, ज्वाइंट फैमिली रहा होगा, आप 2 भाई थे, 3 भाई थे, 4 भाई थे, जो भी था, तो एक जगह आपका राशन कार्ड बना होगा, एक जगह बना होगा, एक जगह ही सभी फैमिली का नाम होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अब मेरा फैमिली अलग हो जाए, इस बीच में सभी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे नहीं भी हुए तो परिवार आपका बड़ा हो गया, सभी की शादी हो गई, और आप चाहते हैं कि मैं परिवार को सरकार के लिस्ट में अलग अलग रखूं ताकि मेरा अलग अलग राशन कार्ड मिल जाए, अलग अलग लाभ मिले। तो यही मौका है जनगणना, इसलिए ही होता है कि इसमें आप परिवार को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका पापा के नाम से भी राशन कार्ड है, उसमें सभी भाई बहनों का नाम जुड़ा हुआ है, आपके मम्मी का नाम जुड़ा हुआ है, और इसमें महिलाओं को मुखिया बनाया जाता है। आपको पता ही है कि मेन घर का जो मुखिया होता है आपकी मम्मी होगी, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे जो घर में पोता पोती जो भी है सारे लोग। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं 2 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, 4 भाई हूँ, अब मुझे अलग अलग फैमिली करना चाहिए ताकि राशन कार्ड अलग अलग बन जाए। तो इसमें क्या होगा कि आपके भाई अपने नाम से अलग फैमिली बना लेंगे, आप अपने नाम से अलग फैमिली सर्वेक्षण करा सकते हैं, आपके मम्मी पापा अलग सर्वेक्षण करा के अपना, तो वहां पे क्या आपको बताना पड़ेगा कि ये हो गए मेरे भाई शादीशुदा है, इनके 2 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है, तो उनका अलग जनगणना हो जाएगा, आपका अलग जनगणना हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का अलग जनगणना हो जाएगा। आपके मम्मी पापा 2 लोग हैं और घर में कोई कुंवारे बच्चे हैं, आपके भाई कोई है, तो उनके साथ ऐड होकर उनका अलग हो जाएगा। तो इसमें फैमिली को भी डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप अगर सारे लोग गरीबी रेखा में आते हैं तो सभी को अलग अलग फायदा मिलेगा। दूसरा क्या है कि एक गरीबी रेखा में आ गए, दूसरा भाई अमीर हो गया, तो कम से कम एक भाई को तो फायदा मिलेगा, दूसरा भाई अगर अमीर में लिखा लेंगे तो उनको कम से कम लाभ नहीं लेना है, जरूरत नहीं है, तो दूसरे भाई को लाभ मिल जाएगा। लेकिन एक ही जगह फैमिली को ऐड करते हैं, एक ही जगह जनगणना करा लेते हैं, तो फिर एक ही कार्ड बनेगा, एक ही जगह सभी का नाम रहेगा। अगर उसमें एक भी व्यक्ति संपन्न है तो उसके कारण बाकी लोगों को भी लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए। तो इसीलिए अगर भाई आपसे अलग है, गरीब है, उनको जरूरत है उन चीजों को, तो फैमिली अलग करके जनगणना करा सकते हैं। सरकार भी इसीलिए जनगणना करती है, चीज का ख्याल रखते हुए कि जो जरूरतमंद है कम से कम उनको लाभ मिल सके। तो सबका कार्ड अलग अलग बन जाएगा और सबका अलग अलग कार्डों पे लाभ मिलेगा। अब उसी में हो सकता है किसी का अंत्योदय योजना का कार्ड बन जाए, आपके भाई है, मान लीजिए कि उनके 2 बच्चे हैं, तो उनको क्या है 35 किलो अनाज मिलेगा, उनका 5 किलो वाला चक्कर नहीं रहेगा। तो 2 फैमिली हो, 3 फैमिली वाले की 35 किलो मिलेगा। आप संपन्न है, आपको जरूरत नहीं है, तो आप जाकर नॉर्मल लेंगे अनाज 5 किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। या फिर आप दोनों गरीब है, गरीबी रेखा में लिखा रहे हैं, तो दोनों आदमी को लाभ मिलेगा अलग अलग 35-35 किलो अनाज का। दोनों का अलग अलग आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिलेगा, दोनों का अलग अलग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से है। तो जनगणना होता ही है सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम का फायदा पहुंचाने के लिए, आबादी गिनने के लिए और जाति गिनने के लिए। अब आते हैं कागजात पर, इसमें पेपर क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। तो पेपर के लिए सिर्फ आधार नंबर ऐड करना है, वो सिर्फ आपसे आधार नंबर मांगेंगे क्योंकि हर चीज आधार से लिंक होके हो रहा है। तो वहां पे सभी का नाम वो ऐड करेंगे, सभी का जो क्या प्रॉपर्टी है क्या है सारी चीज जो पूछेंगे वो सारी चीज ऐड करेंगे कॉलम बना के, और क्या है सभी के सामने सामने आधार नंबर ऐड करेंगे। आधार आपसे लेंगे, नंबर ऐड करेंगे और आधार आपको
वापस वही घर पे दे देंगे और उसी के हिसाब से लिस्ट बनेगा। अब इसमें है कि क्या करना है, अधिकारी घर पे आएंगे या मुझे कहीं जाना है। तो आपको बता दूं किसी को कहीं नहीं जाना है। इसमें होता क्या है कि आपके पंचायत का, आप अगर गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले, तो जो भी स्कूल में काम करने वाले होते हैं, टीचर होते हैं, या फिर ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले अधिकारी होते हैं, या फिर पंचायत स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन लोगों को ये जिम्मेवारी दी जाती है। तो वो लोग खुद घर घर जाते हैं, एक एक करके हर घर पर ही खुद जाएंगे, वहां पे आपको बुलाएंगे जो भी घर पर है, उनसे सारी जानकारी लेंगे। वहां पे सभी का आधार नंबर रहना चाहिए। तो आप बाहर रहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप से अपना आधार घर पर भेज देना है, या फिर आधार नंबर बता देना है, या फिर आधार के फोटो कॉपी भेज देना है। जिस तरह से आप भेज सके, व्हाट्सएप से भेज सके, मेल से भेज सके, किसी के माध्यम से भेज सके, तो आपके घर पर आपका आधार नंबर रहना चाहिए। तो इसीलिए आप कहीं रह रहे हैं, इस बीच में 1 साल में अगर घर जाते हैं तो अपना आधार का एक कॉपी घर पे जरूर रख कर आए। तो घर के लोग ही आपको फैमिली अलग भी करवा सकते हैं, नाम दर्ज भी करा सकते हैं, सारा चीज घर के लोग कर देंगे, सिर्फ आधार नंबर की जरूरत है। इसमें रहना जरूरी नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ये नहीं कि आपको भाग दौड़ करना है, इधर भागना है, उधर भागना है। अब सबसे मुख्य बात करने जा रहा हूं जो बहुत लोगों की समस्या है। ये समस्या क्या है कि मान लिया जाए कि आप गांव के रहने वाले, किसी गांव के रहने वाले, आप किसी शहर में काम कर रहे हैं और वहीं आप बस गए हुए हैं, तो वहां का एड्रेस आपका चेंज हो गया, लेकिन घर गांव में भी है। तो आप ये सोचते होंगे कि मेरा जनगणना कहाँ होगा, घर पे होगा या फिर मैं जहां एड्रेस चेंज करा के रह रहा हूं, जैसे बिहार के रहने वाला है, मैं दिल्ली में बस गया, तो क्या दिल्ली में जनगणना होगा या बिहार में होगा, क्योंकि बिहार में भी घर है, वहां भी लोग रह रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत लोग बंगाल के लोग हैं, दिल्ली में बस गए, बहुत लोग यूपी के लोग हैं, दिल्ली में बस गए, बहुत लोग झारखंड के लोग हैं, महाराष्ट्र में बस गए। तो ऐसे ऐसे हर जगह लोग बसे हुए, एड्रेस भी चेंज करा लिए, लेकिन गाँव में भी घर है। तो उनके लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आधार नंबर इसीलिए लिया जाता है ताकि आधार नंबर डालने से वहां पता चल जाएगा कि आप कहीं और तो जनगणना नहीं करा चुके हैं, तो आपका जनगणना 2 जगह होगा ही नहीं होगा। ये देश का पहला जनगणना होगा, आपको 16वीं जनगणना, जो पूर्ण रूप से डिजिटल रहेगा। पूर्ण रूप से ये लैपटॉप के द्वारा किया जाएगा, टैब के द्वारा किया जाएगा। पूर्ण रूप से सारा चीज ऑनलाइन ही करेंगे अधिकारी जाके आपके घर पर। उनके पास सारा गैजेट रहेगा, वो खुद लेकर जाएंगे अपना लैपटॉप और टैब, और वहीं पर सारा ऑनलाइन डिजिटल तरीके से किया जाएगा। तो आपको ये तय करना है कि आप जहां काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ रहना है तो वहां कराना है, या फिर आपको गांव में कराना है। तो मैंने बताया गांव में कराना है तो आपको अपना आधार भेज देना है। अगर जहां है वही कराना है तो फिर वहां कराने की जरूरत नहीं है, वही हो जाएगा जनगणना, और वही सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, या फिर जो भी बनना है वही बनेगा, और वही का लिस्ट में आपका नाम दर्ज होगा। तो डिजिटल तरीका से करने से फायदा यह हुआ कि एक व्यक्ति 2 जगह नाम दर्ज नहीं करा सकता। पिछले जनगणना में हुआ था कि बहुत लोगों का 2-2 जगह, 3-3 जगह नाम दर्ज हो गया था, क्योंकि आधार से उसे वेरीफाई नहीं किया गया था। इस बार क्या है, आधार से वेरीफाई रहेगा। और आपको बता दो कि 2 जगह कोई नाम दर्ज नहीं करा सकता। एक जगह आपका नाम दर्ज हो गया, एंट्री हो गया आधार, तो दूसरे जगह आप कराने का प्रयास भी करेंगे तो जैसे आधार नंबर आपका वहां पर आएगा, वहां पे क्लियर पता चल जाएगा, आपको एक जगह रिजेक्ट कर दिया जाएगा खुद ब खुद। इसीलिए कहीं एक ही जगह कराए। 2 जगह कराने से नुकसान क्या है कि आपने दोनों जगह से भरा, जब वह सर्वेक्षण में पाया जाएगा तो आपका एक जगह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पता चलेगा जहां आप चाह रहे हैं वहां का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जहां नहीं चाह रहे थे वहां का रखा गया। तो ऐसे नहीं करें, आपको गाँव में रखना है तो गाँव से ही कराए, बाहर रखना है तो बाहर ही करा ले। क्योंकि जनगणना में अगर 2-2 जगह होने लगे तो एक व्यक्ति का 2-2 जगह एंट्री होने लगेगा, 2-2 जगह गिनती होने लगेगा। तो ऐसे में भारत की आबादी 1.5 अरब होने वाला है, पता चलेगा ये तो 2.5 अरब 3 अरब हो गया। तो ऑनलाइन तरीके से इस बार इसलिए कराया जा रहा है ताकि क्लियर पता चले कि हाँ इतना व्यक्ति, इतनी आबादी हमारे देश में है। ऐसे ही हम लोग चाइना को पार करने जा रहे हैं, तो सही जानकारी, सही डाटा सरकार के पास तो होना चाहिए। तो सरकार ने फाइनल डेट 2025 में ही घोषणा इसलिए कर दिया है क्योंकि 2026-27 में होना है जनगणना, और आपको इसलिए फाइनल डेट अभी बता दिया गया है ताकि इन 1.5-2 सालों में आप सारी तैयारी करके रखें। मैंने जो बताया वो सारा तैयारी आपको करके रखना है, सारा सोच के रखना है कि मुझे क्या लिखाना है, मेरे पास क्या है। बस कोशिश करिए कि झूठ मत बोलिएगा, सच्चाई बोलिएगा, ताकि सरकारी योजना का दुरुपयोग नहीं हो सके। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, करेंगे, और इस जनगणना में, इस NPR में सरकार का सहयोग करिए, भागीदारी दीजिए। सही सही लिखाने से ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने लोग संपन्न हो चुके हैं, गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं, हमारा देश भी डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ पूछना है, जानना है, आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया, हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सारी जानकारी देने का मैं प्रयास किया हूं, लेकिन अगर लगता है कि कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में डेट आया है, अभी बहुत टाइम है, तो कुछ पूछना है तो मैं इसका जानकारी दे सकता हूँ। अगर बहुत कुछ ज्यादा छूट गया है तो दूसरे वीडियो में बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने सारा चीजों को क्लियर कर दिया। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो इसलिए कर लीजिए कि इसी प्रकार से कोई भी अपडेट आता है गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित या कानून से संबंधित या जमीन जायदाद से संबंधित, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करने का प्रयास करता हूं। अगर कभी कभी लेट से भी बताता हूं तो पूरे डिटेल से बताता हूं मैं चीजों को, ताकि आप उन चीजों को समझ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।